हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 10 राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 अध्याय हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल लेकर के। सुविधा के लिए थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए, पहला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1862 में, 1542 में, 1601 में या फिर 1880 में। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा यहाँ पे वर्ष 1862 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम 1862 में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है। राजकोषीय घाटा से तात्पर्य क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे, जो सही ऑप्शन जो दिख रहा है वो ये है कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ठीक है, राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ध्यान रखिएगा, वैसे अगर सिंपल भाषा में कहें कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा, किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर फार्मूला पूछ ले इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो ये होता है, राजकोषीय घाटा बराबर, ध्यान रखिएगा, ये राजकोषीय घाटा के बराबर हम लिख रहे हैं, इक्वल होगा कुल सरकारी व्यय। ठीक है, कुल सरकारी व्यय घटा कुल सरकारी राजस्व। ठीक है, आ रहा है समझ में? ध्यान रखिएगा, कुल सरकारी व्यय में हम क्या कर रहे हैं, कुल सरकारी राजस्व को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल यहाँ पे रहेगा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट का जो घाटा होता है उसमें से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है? राजस्व घाटा का, आय व्यय घाटा का, राजकोषीय घाटा का या फिर प्राथमिक घाटा का? तो याद रखना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वो रहता है राजकोषीय घाटा का, फिस्कल डिफिसिट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। सवाल है कि राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर प्रभावी राजस्व घाटा? याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रभावी राजस्व घाटा। अगला सवाल, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट का जो हिसाब किताब होता है उसको जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति? ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सार्वजनिक लेखा समिति। इसी को कहा जाता है PAC। क्या बोला जाता है? PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम लोग सार्वजनिक लेखा समिति कहते हैं। इसका स्थापना किया गया था 1921 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस लेखा समिति में देखेंगे कि 22 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें देखेंगे कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास होता है। किसके पास? स्पीकर के पास होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि फिलहाल PAC का जो समिति के जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। कैसे की जाती है? कर आगम से, विदेशी उधार से, कागजी मुद्रा छापकर या फिर घरेलू उधारों से? तो ध्यान रखना है, घरेलू उधार से, यानी कि बोरिंग करके राजकोषीय घाटे को मतलब कि उसको पूर्ति की जाती है। ठीक है, यानी कि
सबसे ज़्यादा लोन लेकर के चुकाती है, लोन पर फिर इंटरेस्ट के रूप में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है ब्याज चुकाने में भारत सरकार को। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव, आधारभूत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। आसान सा सवाल, सही आंसर हो जाएगा नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं? आसान सा सवाल है, पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। हम क्या करें, माफ़ कीजिएगा, जो घाटा हुआ है ना उसको हम लोग क्या करें, वित्त व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो हम वित्त व्यवस्था कर रहे हैं तो किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं इसका? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, या भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए, या फिर विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो ये भी आसान सवाल है, कई बार आप पढ़े होंगे। सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए। हम जो भी घाटे का वित्त व्यवस्था करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आर्थिक विकास करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम यानी कि पब्लिक रिसिप्ट का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, आयकर, अर्थ सहायकी यानी कि परिधान, सार्वजनिक ऋण, वैट मूल्य वर्धित कर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पूछ रहा है कि कौन एक सार्वजनिक आगम नहीं है, है ना, यानी कि पब्लिक रिसिप्ट नहीं है। तो आयकर तो है, ठीक है, आयकर है ना, सार्वजनिक ऋण भी है, ठीक है, वैट भी है, लेकिन अर्थ सहायकी यानी कि परिधान ये नहीं होगा, यानी कि 9 का भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, परफॉर्मेंस बजट यानी कि निष्पादन बजट, ठीक है, की अवधारणा किस देश से ली गई है? जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से? ये भी आसान सा सवाल है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। ये यूएसए से लिया गया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? 1 अप्रैल 1992 को, या फिर 1 अप्रैल 1994 को, या फिर 31 मार्च 1996 को, या फिर 31 मार्च 1997 को? तो इसको याद आंसर होगा 31 मार्च, याद रखना है 31 मार्च 1997 को। ठीक है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की जो तदर्थ ट्रेजरी बिल होती थी, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? 31 मार्च 1997 को। अगला सवाल है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड DTC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि DTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स कोड होता है। तो किससे संबंधित है ये? बिक्री कर से, आयकर से, या फिर उत्पाद कर से, या फिर सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर से? तो याद रखिएगा ये इनकम टैक्स से संबंधित है। ठीक है, आयकर इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? ठीक है, सवाल क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे शॉर्ट में FRBM भी कहते हैं, एक्ट भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। R फॉर क्या हो जाएगा, फिजिकल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, B फॉर बजट, M फॉर होता है बजट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि FRBM कब पारित किया गया था भारत में? तो ये पारित किया गया था 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा 2003 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले 1913 में लाया गया था, 1913 नहीं 1973 होगा, 1973 में लाया गया था फेरा। क्या लाया गया था? फेरा। ठीक, और उसके बाद फिर लाया गया था 1999 में फेमा। 1999 में लाया गया था फेमा। ठीक है, और फिर ये दोनों को ख़त्म करके समाप्त करके लाया गया फिर 2003 में। ठीक है, 2003 में लाया गया FRBM। ठीक है,
ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फेरा है, फेरा का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जबकि फेमा का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा यहाँ पे फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल क्या है। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? सिंपल सा सवाल है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? केलकर ने, कॉल्डर ने, आरजे चलैया ने या फिर गौतम माथुर ने? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले जो कर लगाने का सुझाव दिया था उस व्यक्ति का नाम था कॉल्डर। क्या नाम था? कॉल्डर। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। तो यहाँ पे याद रखना है पहला हो जाएगा विदेशी ऋण, ये ठीक है, सही है। यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी ऋण भी होगा, ठीक है। निजी प्रेषित धन नहीं होगा, ठीक है, जो प्राइवेट कंसाइनमेंट होता है जो भेजा जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। पूंजीगत लेखा की रचना ये नहीं करते हैं क्योंकि निजी ही बात हो रहा है यहाँ पे, निजी प्रेषित धन हो रहा है, कोई पर्सनल कोई अपना के लिए कोई भेज रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा यहाँ पे, तो 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन दिख रहा है सही आंसर। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय नीति का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मौद्रिक नीति होता तो रिजर्व बैंक से संबंधित होता, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग से भी कोई मतलब नहीं यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला नंबर है 17 नंबर, वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। पाइगोवियन कर, टोबिन कर, ऋणात्मक कर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाइगोवियन कर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। तो यही सही आंसर दिख रहा है कि अन्य मुद्रा की तुलना में अपने देशी मुद्रा को क्या कर देना, उसका वैल्यू क्या करना है, घटा देना है, यही तो है अवमूल्यन, है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सर्विस टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, सर्विस टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे शिक्षा कर भी लगाया जाता है, सीमा कर भी लगाया जाता है, लेकिन मार्ग कर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि शिक्षा कर लगाया जाता है ना, सीमा कर भी लगाया जाता है, ठीक है, सर्विस टैक्स तो लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा वहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर क्राउथर। याद रखना यहाँ पे प्रोफेसर किन्स महोदय ने ऐसी बातें कही थी, ठीक है। मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के जो उपाय का उपयोग किया था, ये कौन थे? प्रोफेसर किन्स साहब। पहला सवाल है 21 नंबर, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? किसको सुधारना था? कर संरचना को सुधारना था। ध्यान रखिएगा, कर संरचना को सुधारना था, इसके लिए गठित की गई थी समिति। उस समिति का नाम बताना है कि वो समिति कौन सी थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा चलैया समिति थी वो समिति का नाम क्या था? चलैया समिति। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर 22, भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, आगम का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? आयकर प्रत्यक्ष कर है ये,
संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है। संपदा शुल्क भी ये देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स है, ये बिक्री कर नहीं है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पता होगा। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे कंज्यूमर पर लगाया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब किस पर, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है, मतलब कहने मतलब कह सकते हैं, मतलब ऐसे समझिए जैसे एक यहाँ पे कोई उत्पादन किसी चीज़ का हो रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी बड़ा होलसेलर को बेच रहा है, तो बेचने पर यहाँ पे क्या लगेगा, इसको सेल टैक्स लगेगा। तो जो भी इसको टैक्स लगेगा, ये टैक्स बढ़ा करके ये दुकानदार फिर एक छोटे रिटेलर को बेच देगा, तो इस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये टैक्स कौन वसूलेगा, इस फिर ये जो है, ये जो दुकानदार है ये फिर कस्टमर को बेचेगा, तो ये क्या करेगा, फिर अपना जो टैक्स इसको लगा ये फिर बढ़ा करके कस्टमर को बेचेगा। अब कस्टमर तो किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेल टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है ना, कह सकते हैं एक दूसरे पर प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। लेकिन देखोगे यहाँ पे जैसे आयकर है, तो आयकर आपको आप पर लगाया गया, तो आप किसी पर थोपोगे नहीं ना, सीधे तो आपको ही देना होगा। जैसे कि संपत्ति जो टैक्स लगाया जाता है, एसेट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो संपत्ति है उस पर जो टैक्स लग रहा है, तो वो वाला टैक्स आप किसी दूसरे पर बर्डन डालेंगे, नहीं डालेंगे। संपदा शुल्क, आपका जो संपदा है उस पर जो शुल्क दे रहे हैं वो आप किसी पर बर्डन डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो जो सीधे आप पर प्रत्युपित हो रहा है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जो किसी और पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि सेल टैक्स। आगे जीएसटी भी देखिएगा कि क्या हो जाएगा, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जीएसटी जो है वो जैसे कि हम जब खरीद, जैसे कि कोई हम मान लेते हैं बहुत बड़ा एक सेलर है, होलसेलर है, तो हम जब खरीदेंगे तो हमको जो जीएसटी हमको लगेगा, मेरे पर लगाया जाएगा खरीदने पर कोई वस्तु, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, बढ़ा करके हम फिर अगला रिटेलर से लेंगे, फिर रिटेलर किससे लेगा, फिर वो कंज्यूमर से लेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, लोग प्रत्यारोपित कर रहे हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, कि प्रत्यक्ष कर का जो यहाँ पे उदाहरण नहीं है वो कौन सा है, बिक्री कर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर इनकम टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनकम टैक्स तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये एक इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही दिख रहा है। एक प्रगतिशील कर है, तो ये भी सही दिख रहा है, ठीक है। प्रगतिशील है यानी कि आय के आधार पर लगाया जाता है, तो प्रगतिशील यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये भी सही दिख रहा है। और यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और एक अनुपातिक कर है, तो ये भी गलत यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये अनुपातिक कर नहीं है, ठीक है, ये एक प्रगतिशील कर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर दिख रहा है 24 का, वो कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन ना, 1 और 2 सही है, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पे केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 25 नंबर, मोड वैट क्या है, यहाँ पे संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है, ठीक है, बिक्री कर से, धन कर से, उत्पाद कर से, या फिर आयकर से है। तो ये भी आसान सा सवाल है, जैसे अब मोड वैट वो रहा नहीं, ठीक है, तो ये उत्पाद कर से संबंधित है, 25 का डी सही आंसर है, उत्पादन कर से संबंधित है ये मोड वैट। सेन वैट भी उसी से रहेगा, ठीक है, सेन वैट मतलब सेंट्रल का हो जाएगा, सेन पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल वैट का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 का सी हो जाएगा, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल उत्पाद शुल्क हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, भारत में किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था। भारत में किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था, यानी कि आपका आमदनी होगा तो आपको कर देना होगा, टैक्स देना होगा, ये चीज़ें प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा, जेम्स विल्सन, ठीक है, क्या नाम उनका, जेम्स विल्सन ने शुरू किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सवाल को, इंपॉर्टेंट है। उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी फिर से बताइए, याद कीजिए ये क्या हो सकता है, क्या हमें डायरेक्ट हमें पर लग रहा है, या फिर हम किसी दूसरे पर थोप सकते हैं। तो बिल्कुल थोपा जा सकता है दूसरे पर, है ना। मेरे पास एक्साइज ड्यूटी लगा, कोई सामान उन्हें मंगाया, उस पर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ा, अब उसको रेट बढ़ गया तो रेट बढ़ा करके हम बेचेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ से यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के वित्त होता है, वित्त का जो बंटवारा होता है कि जो टैक्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, तो केंद्र राज्यों के बीच जो वसूला जाता है, मतलब बंटवारा जो किया जाता है केंद्र राज्यों के बीच, ठीक है, तो किसके सिफारिश पर किया जाता है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, या फिर नाबार्ड। नाबार्ड का कोई मतलब नहीं है, रिजर्व बैंक का भी कोई मतलब नहीं है, वित्त मंत्रालय का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है, वित्त आयोग का, ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर देखेंगे कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, 29 का बी सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल कमेंट कीजिए कि अभी जो नए बने हैं फाइनेंस वित्त के जो चेयरमैन है कौन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जीरो बेस बजट, ठीक है, सर्वप्रथम लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे ये लागू किया गया था सबसे पहले यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है। सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर, या फिर कंपनियों के लाभ पर कर। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूंजी लाभ कर, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, गेन होता है, उस पर टैक्स। अगला सवाल है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। उपकर है, विदेशी सहायता है, बाजार से ऋण उगाही है, या संघ सरकार के बजट में अनुदान है। तो ध्यान रखिएगा, ये उपकर होगा इसका सही आंसर, ये ऑप्शन। अगला है, इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैच करना है कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहले ही वीडियो में मैंने समझा रखा है कि ट्राइसम जो है वो रोजगार से संबंधित है, ठीक है। तो बी का यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओपन जनरल जो लाइसेंस है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा विदेशी व्यापार से संबंधित, ठीक। जबकि यहाँ पे बात करें हम लोग थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, तो ये मुद्रास्फीति को बताता है। जबकि नकदी रिजर्व बैंक अनुपात होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR होता है, वो ऋण नियंत्रण से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर दिख रहा है वो है ए ऑप्शन। 35 नंबर है, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ठीक है। कारपोरेट टैक्स लगाती है ना, कारपोरेट टैक्स लगाती हैं, ठीक है। कारपोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत कर लगाती हैं, ठीक है, इनकम टैक्स लगाती है, साथ ही साथ उपहार कर भी लगाती है। लेकिन मनोरंजन टैक्स ये जो है ये आपका देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है। ये भी आसान सा सवाल है, ये लगाया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थोपाय अग्रिम सुविधा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका मैं सीधा आंसर बता दे रहे हैं, सरकार द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए RBI से प्राप्त ऋण, ठीक है। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा से क्या तात्पर्य है, तो सरकार द्वारा प्राप्ति और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए RBI से ऋण प्राप्त करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थोपाय अग्रिम सुविधा, यानी कि वे एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 कह रहा है कि सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सर्विस टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, क्या है। तो सर्विस टैक्स क्या है, तो बताइए, सर्विस टैक्स जिस पर लगाया गया वही देगा, या फिर वो किसी और पर आरोपित कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था। पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये 94-95 लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था, तो ये भी कथन सही दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर नहीं होगा, ये अप्रत्यक्ष कर होगा, क्योंकि देखेंगे कि यह सेवा जो है ना, यह प्रदाता द्वारा उसके व्यावसायिक लेन देन की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर। सवाल क्या है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। क्या कहता है, ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि ये प्रतिगामी कर व्यवस्था है। और ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। सेल्स टैक्स नहीं, भू राजस्व कर नहीं, स्थानीय मिलों पर कर, हाँ ये सही है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और सेशन पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।